चीन के लिए 120 प्रलय मिसाइल सिस्टम के तैनाती के आदेश दे दिए गए। और ये जो है ये पहली बार एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया गया हमारी सीमाओं पर। इसका रेंज लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का रेंज होता है। और यही नहीं, मतलब ये इतना घातक है कि ये बीच राह में, मतलब आपने छोड़ दिया है, ये गाइडेड होते हैं कि यहाँ पर जाकर अटैक करना है, बीच में भी एक सीमा तक ये जाकर अपनी दिशा बदल सकता है और दूसरे तरफ ये जाके वहाँ पे डैमेज कर सकता है। इसमें क्या है कि ये जब चलता है तो फिर इंटरसेप्टर मिसाइल जो इसको हवा में ही बर्बाद करने के लिए छोड़े जाते हैं शत्रु की तरफ से, तो उससे भी बचने की इसमें क्षमता है। और बाकी इसमें तरह तरह के बम लगे हैं। अब कोई बम जो है वो अंडरग्राउंड बंकर को तबाह कर सकता है और कोई दूसरा इसमें बम लगा हुआ है रनवे को बर्बाद कर सकता है। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये टैंक की ही तरह के होते हैं। ड्रोन वो भेज सकता है, गन्स होते हैं, माउंटेड गन्स होते हैं, वो 3-4 तरह के होते हैं। इसमें भीतर में बैठ के 3 लोग जो है ऑपरेट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को। आप ड्रोन्स के हिसाब से ड्रोन्स को आप भेज सकते हैं। जैसे कि इसमें मांग रखी गई है कि ऐसे ड्रोन्स हमें चाहिए जो 10 किलोमीटर तक सर्वेलेंस कर सके। ये चलते फिरते, मतलब उड़ते हुए इन ड्रोन्स में जो है मल्टीपल मिशंस की एबिलिटीज हो कि एक जगह बम गिरा और फिर उड़ गया। सुसाइड ड्रोन्स होते हैं कि एक बार गए, हमला किया और वहीं पे वो खुद भी खत्म हो गए। आर्मी वालों ने बोला है कि हमें ऐसे चाहिए जो मल्टीपल मिशंस को अंजाम दे सके। 6 आर्मी के लिए हैं, 6 नेवी के लिए हैं और 10 एयरफोर्स और 2 कोस्ट गार्ड के लिए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसमें से 82,127 करोड़ इतने के जो इक्विपमेंट्स आएंगे वो स्वदेशी मार्ग से आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबने एक समाचार सुना होगा कि भारतीय सेना में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत जो है 24 बड़े सौदों को स्वीकार्यता दी है। इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो 2-2 दशक से, मतलब 2002 में, 1999 में जिसके लिए एक्विजिशन के लिए या मांग उठी थी कि आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, जिसमें टैंक होते हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। तो अलग अलग समयों पर उनके लिए आवश्यकता और मांग जो है उठाई जाती रही, लेकिन उसको कभी भी स्वीकारता नहीं दी गई। बजट के कॉन्स्टेंट्स रहे थे या पता नहीं, सरकारें उस तरह से सीरियस नहीं थी या उन्हें लग नहीं रहा था कि रोड मैप क्या होगा इन सबको एक्वायर करने का। तो अब जो समाचार है वो है 84,000 करोड़ से अधिक रुपयों का इस काउंसिल ने दे दिया है, जिसमें 24 बड़े सौदे, जिसमें 6 आर्मी के लिए हैं, 6 नेवी के लिए हैं और 10 एयरफोर्स और 2 कोस्ट गार्ड के लिए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसमें से 82,127 करोड़ इतने के जो इक्विपमेंट्स आएंगे वो स्वदेशी मार्ग से आएंगे। मतलब जो भारत में ही रहकर भारत के लिए ऐसे तंत्रों का, ऐसे मिसाइल सिस्टम्स या जो भी है उनका निर्माण करेगी। तो इसमें टाटा है, भारत फॉर्ज है, महिंद्रा है, इन सब का नाम आपने हमने सुना है। अब हम चर्चा करेंगे कि आएगा क्या क्या इन 84,000 करोड़ में। तो थल सेना के लिए एक है प्रोजेक्ट जोरावर, ये एक जनरल हुआ करते थे कश्मीर के लद्दाख वाले रीजन में, उनके नाम पर है। और ये बहुत पुराने, मतलब भारतीय सेना के नहीं, उस वक्त के सेनापति थे, तो उनके नाम पर ये प्रोजेक्ट जोरावर है। इसमें क्या है कि इसमें 354 लाइट टैंक्स आएंगे। अब लाइट टैंक्स क्या होता है? लाइट टैंक्स वो होते हैं, जैसे अभी हमारे पास है T-90 है, T-72 है, अर्जुन MK1 है, ये सारे टैंक्स हैं। लेकिन ये 68 टन 45 टन इस तरह के हैं और जितना भारी होगा उतना मूवमेंट उनका स्लो होता है। और ख़ास करके वैसे टेरेन्स में जो ये मूलतः लद्दाख हो गया और भारत पाकिस्तान की उस तरफ की सीमा जो है, उस सीमा को लेके, तो उसमें टेरिटरी जो है वो पहाड़ी है और वहाँ मतलब ऐसा नहीं स्ट्रेट है कि वो अपने फुल स्पीड को पा सकेंगे। और इसके साथ ही चीन के पास जो है, उनके पास मीडियम और लाइट वेट टैंक्स हैं, जो हमारे वो गलवान वाला ये सब जो मसला हुआ था ये सब में। तो इस कारण से लाइट टैंक्स बनाए जाने हैं जिनका वजन तो 25 टन तक ही होगा, 10% ऊपर नीचे जा सकता है। अब ये जो होगा लाइट टैंक्स, इसकी एबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? ये टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होगा जो हमारे पास T-90 है, T-70 है या अर्जुन है।
ये AI ड्रिवन होगा, इसमें टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन्स होंगे, जो वैसे ड्रोन्स जो वहाँ से उड़ सकें और पता लगा सकें कि आसपास की परिस्थिति क्या है, और वो फीड जो है वापस भेज सकें, ताकि आप तैयारी कर सकें कि आपको उस टैंक की मदद से आसपास के इलाकों में कैसे टैकल करना है, कैसे कॉम्बैट करना है। और बाकी भी हथियार इसमें लगे हुए होंगे, इनका अपना एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी होगा। अब सेना जो चाहती है कि ये एक नॉर्मल मतलब टैंक ना हो, ये जल थल दोनों ही एम्फीबियस व्हीकल हो, ताकि ये जो है खास करके पेंगोंग सो झील जो है उस इलाके में भी इसका उपयोग हो, और ये पहाड़ी टेरेन्स जो होते हैं उसको भी मतलब फैदम कर सकते, उस पर भी चल सके और बहुत ही स्विफ्टली मूव कर सके। इसमें एक बात जो सबसे आवश्यक है जानना, वो ये है कि ये सारे टैंक स्वदेशी होंगे, जिन्हें प्राइवेट या सरकारी प्रतिष्ठान जो है वो बनाएंगे, और 3 वर्ष का इनकी समय सीमा दी गई है कि आप प्रोटोटाइप्स बनाकर आर्म्ड फोर्सेज को दें, और वो ट्रायल के लिए इन सारे टैंक्स को अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय करें और देखें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस तरह से ये बना है कि नहीं। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ जाती है कि लद्दाख में जो भी हो रहा है हमने देखा है, और बाकी हमारे भी अंदर के कुछ राजनेता जो हैं वो चीन परस्त होकर किस तरह से अपनी ही सेना के विरोध में अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं। तो जो एक सिचुएशन सीमा पर है उसको ठीक है कि सेना तो टैकल करने में सक्षम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कई बार पुश करते हैं चीज़ों को, जिसके कारण दबाव में कई बार कुछ कार्य करने पड़ जाते हैं जो सत्ताधारी दल होता है। तो खैर उसमें हम राजनीति में इस वाले वीडियो में नहीं जाएंगे। इसका ये जो लाइट टैंक आएगा, अभी कई तरह के टैंक हैं, लेकिन चीन के पास जो है टेक्नोलॉजिकली अधिक एडवांस जो है, अधिक समृद्ध मीडियम और लाइट टैंक्स हैं, जो बहुत ही तेज़ी से उन्हीं इलाकों में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे भारत और चीन के साथ लगातार मतलब अरुणाचल वाले बॉर्डर से लेकर लद्दाख तक, उनमें क्या है कि लगातार झड़प होती रहती है, और आपने भी सुना है कि वो लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे टैंक्स रख रहे हैं। तो उनका ये है कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मीडियम और लाइट वेट के टैंक्स वहाँ पे रखे हुए हैं, जो बहुत ही फास्ट आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और मेन बात यह है कि इनका वेट टू पावर रेशियो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जितना वजन है टैंक का, उसके अनुपात में कितना अधिक धमाका कर सकता है, या उसकी जो भी मारक क्षमता है क्या। तो चीन के जो टैंक्स वहाँ पे तैनात हैं उनका वेट टू पावर रेशियो अधिक है। इसका मतलब है कि वो कम समय में हल्के व्हीकल जो है, हल्के टैंक्स के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं, और मारक क्षमता जो है उनकी अत्यधिक है। हमारी भी सेना के वहाँ पे T-90 T-70 वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन हल्के टैंक अगर उसमें जुड़ जाएंगे हमारे सेना के साथ, उनके जो भी वहाँ पे यूनिट्स हैं, तो उनको वहाँ पर चीन के मुकाबले वहाँ पर अत्यधिक लाभ मिलेगा। अब जो दूसरा है इसमें कि और क्या खरीदारी होगी, तो वो है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, FICV इसको बोलते हैं। इसकी मांग जून 2021 में हुई थी, और 10-12 वर्षों में ये तीसरी बार ये मांग उठी है। अब ये FICV है क्या? FICV है, जैसा कि नाम आपने देखा, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। अभी तक क्या होता था कि ये व्हीकल जो होते हैं इसमें ये टैंक की ही तरह के होते हैं, उसमें भीतर में 2-3 लोग या जिस भी व्हीकल की जैसी एबिलिटी होती है उसमें 2-3 लोग बैठ सकते हैं, और उसके साथ वो 3-4 लोग या 7-8 लोग को कैरी कर सकते हैं, और वो घूमते रहते हैं। उनमें तरह तरह के सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे ड्रोन वो भेज सकता है, गन्स होते हैं, माउंटेड गन्स होते हैं, वो 3-4 तरह के होते हैं। तो अभी तक हम रूस वाला जो है प्रयोग में ला रहे थे, लेकिन भारतीय सेना कह रही थी कि हमें अब ये पुराने जो 80 और 90 के दशक वाले हैं, हमें उन्हें त्याग कर हमें नए चाहिए, और नए चाहिए कि फ्यूचर में युद्ध क्षेत्र जो भी होगा तो वहाँ पर हमारी एबिलिटीज़ हमें किस तरह से उसमें विकास करना होगा, कि बाकी लोग और क्या बना रहे हैं। तो उसको देखते हुए इन्होंने अपनी मांग रखी और उसमें आवश्यकताएं रखी। ये भी आपको देखना होगा कि अगर ये अभी जो इन्होंने स्वीकार्यता दी है कि हमें ख़रीदना है, तो अगर ये मिल भी जाए, अगर बनने भी लगे,
तो भी 2028 से 30 तक में ही इसका इंडक्शन हो पाएगा। अभी डिमांड जो की है आर्मी ने वो है 480 की डिमांड, और ये 2000 तक मतलब बाद तक में ये चली जाएगी। अब ये है क्या, ये हम जानते हैं। इसमें 3 वर्जन होते हैं FICV के जो इन्होंने मांगा है। पहला है गन या कॉम्बैट वर्जन जो 55% ऑफ 480 जो डिमांड में गया वो होगा। फिर है एक कमांड जो 20% है, और एक होता है कमांड सर्वेलेंस, वो है 25%। अब कॉम्बैट वर्जन जो है उसमें क्या होगा इस व्हीकल में कि 3 सैनिक भीतर बैठ सकेंगे और 8 को ये ले जा सकते हैं, और बाकी 2 वर्जन में क्या है कि भीतर 3 ही बैठेंगे और 4 को ही ये ढो सकेंगे। इसको समझिए कि FICV होता क्या, इसका काम क्या होता है। ये युद्ध क्षेत्र में जब मूव करता है, ये भीतर में लोग बैठे रहते हैं और बाहर में अलग अलग तरह के मतलब एंटी टैंक मिसाइल हो सकता है। इसमें जैसे 30 mm का गन इन्होंने बोला है कि ऊपर में मेन गन जो लगेगा ये, और बाकी के जो हथियार होते हैं एक टैंक को या आर्मर्ड व्हीकल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ से फायर करने के लिए, दूसरों को हिट करने के लिए, वो सब है ही। इसमें भीतर में बैठ के 3 लोग जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को, और वहाँ से आप ड्रोन्स के हिसाब से ड्रोन्स को आप भेज सकते हैं। जैसे कि इसमें मिनी ड्रोन्स उनको लगाया गया है, जो मतलब मांग रखी गई है कि ऐसे ड्रोन्स हमें चाहिए जो 10 किलोमीटर तक सर्वेलेंस कर सके, मतलब उड़े और 10 किलोमीटर तक उड़े, और 10 किलोमीटर के रेंज में 1 घंटे तक, मतलब जहाँ से जब से उड़े 1 घंटे तक उड़ने की उनकी एबिलिटी हो। और इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस बोला जाता है, मतलब ये चलते फिरते मतलब उड़ते हुए इन ड्रोन्स में जो है मल्टीपल मिशंस की एबिलिटीज़ हो कि एक जगह बम गिरा और फिर उड़ गया। अभी तक क्या है कि ये जो ड्रोन्स होते हैं इन्हें सुसाइड ड्रोन्स या कामिकेज भी बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि सुसाइड ड्रोन्स होते हैं कि एक बार गए, हमला किया और वहीं पे वो खुद भी ख़त्म हो गए। इसमें इन्होंने आर्मी वालों ने बोला है कि हमें ऐसे चाहिए जो मल्टीपल मिशंस को अंजाम दे सके, मतलब एक बार उड़े तो एक जगह मारे, फिर दूसरी जगह भी उसे भीतर से बैठ के मतलब कंट्रोल किया जा सके। इसमें क्या है कि अभी भारत के पास इस तरह का है नहीं, मतलब इस एबिलिटी करनी है, और ये चाह रहे हैं कि हमें आने वाले समय में, क्योंकि ड्रोन्स का अत्यधिक प्रयोग होगा और उसमें हर जगह पे आप किसी सैनिक को नहीं भेज सकते हैं, तो ड्रोन जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है या अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कोई आर्मर्ड व्हीकल है जो दुश्मन का है, शत्रु देश का है, तो उसको व्हीकल को भी आप तबाह कर सके ड्रोन से ही, जो भी है बम या जो भी गिरा करके उसमें जो भी हथियार हों, या कोई पर्सनल है 2-4 लोग इधर उधर सेना के जवान जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, शत्रु सेना के हैं, तो उनको टारगेट करना है। तो इसके लिए इन्हें इस तरह के ड्रोन्स चाहिए कि हमारे सैनिक को एक्चुअल जगह पे ना जाना पड़े, और हम इसी FICV में बैठे हुए हम जो है उन्हें टारगेट कर सके और अन्य सैन्य वाहन या बाकी जो लोग हैं उनको मार सके। इसमें महिंद्रा, टाटा है, भारत फॉर्ज है, L&T है, और इसके साथ साथ कई विदेशी कंपनियां भी जो रूस की है, जर्मनी की है, US की है, इसका कॉन्ट्रैक्ट पाने की होड़ में है। अब देखिए यहाँ पे फिर कहेंगे आपकी मतलब विदेशी कंपनियों को क्यों दे रहे हैं। विदेशी कंपनियों को जाएगा, लेकिन वो यहीं पे बनेंगे और उसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो होगा वो सारा का सारा स्वदेशी होगा। ऐसा नहीं है कि हम फिर से वही कर रहे हैं कि मान लीजिए कि लॉकहीड मार्टिन को हम बोल रहे हैं कि भारत में बना, और वो अपनी टेक्नोलॉजी है पूरा वो हमारे साथ शेयर नहीं करेगा, तो इस तरह का नहीं है। अगला जो है वो मेन तो यही दोनों चीज़ें हैं जो थल सेना को चाहिए। अगला है 300 के करीब चाहिए माउंटेड गन सिस्टम, जिसकी लागत 7500 करोड़ आएगी, और इसकी मांग अटल बिहारी वाजपेयी के समय से है, मतलब 1999 से मांग थी, 2001 में इसको जो है मतलब आगे बढ़ाने की चेष्टा हुई। ये सामान्य गन नहीं होंगे, ये 155 mm बाय 52 कैलिबर गन होंगे, जिन्हें गाड़ियों के ऊपर लगाया जा सकेगा, ताकि क्षेत्र कैसा भी हो वहाँ से तुरंत ही किसी को मारने और वहाँ से निकलकर भागने में एकदम आसानी हो, सहजता हो। इसके साथ ही बैलिस्टिक हेलमेट्स जो AK-47 जो मेनली यूज करते हैं, अलग अलग सेनाएं करते हैं, और सबसे आप कह सकते हैं एक तरह से जो आर्म फोर्सेस जो भी यूज करते हैं किसी भी देश की, उसमें सबसे लीथल एक तरह से होता है, तो
वो जो है उसकी गोलियों को भी झेल सके ऐसे हेलमेट्स, और ये 80,000 ऐसे हेलमेट्स की मांग है। अभी तक क्या है कि स्टील का एक पटका बोला जाता है, एक राउंड होता है, इसे सर में लगा लिया जाता है हेलमेट की तरह, आपने देखा होगा भारतीय सेनाएं पहनती हैं, तो वो अभी तक पहनते हैं। लेकिन अभी वाले में AK-47 की गोलियों को भी डायरेक्ट उसका फायर को झेलने की क्षमता आ जाएगी, और इसको डिप्लॉय जो भी हमारे सैनिक हैं चीन की सीमाओं पर हैं या पाकिस्तान से लगी सीमाओं पे हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें भी, क्योंकि आतंकवादी भी AK-47 का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए इसकी मांग जो की गई है। इसके साथ ही अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, नाइट विज़न गॉगल्स हो गया, और उस तरह के, मतलब जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से उठती रही है, तो वो सब है। अब ये तो थल सेना के लिए थे, अब है नेवी के लिए। तो नेवी के लिए मल्टीपर्पज़ वेसल और हाई एंडोरेंस ऑटोनोमस व्हीकल्स की मांग रखी गई है कि इससे ख़रीदा जाएगा। इससे क्या होगा, इससे उन्हें समुद्रों में पेट्रोलिंग करने के लिए, फिर टॉर्पीडो चलाने या उसको खोजने के लिए, टॉर्पीडो होता है कि भीतर से ही छोड़कर, जैसे सबमरीन्स छोड़ते हैं और वो दूसरे युद्धपोतों को तबाह करने के लिए उसमें प्रयोग में लाते हैं। फिर एरियल हो गया, सरफेस हो गया या अंडर वाटर, वहाँ पे टारगेट पे युद्धाभ्यास हेतु आपको अलग अलग तरह के मल्टीपर्पज़ व्हीकल चाहिए। तो इसका नाम ही है मल्टीपर्पज़, तो अलग अलग तरह से ये इस्तेमाल में आएगा। फिर एंटी शिप मिसाइल्स, वो सिस्टम इनको चाहिए, तो वो भी नेवी के लिए खरीदा जा रहा है। अब एयरफोर्स के लिए क्या क्या आ रहा है, तो एयरफोर्स के लिए नए मिसाइल तंत्र आ रहे हैं, न्यू मिसाइल सिस्टम्स आ रहे हैं। लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स, मतलब आप उसको गाइड कर सकते हैं कि किधर चलाना है नहीं चलाना है, ऐसा नहीं सिर्फ ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो हो गया। और फिर बाकी अन्य तरह के सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं कि हवा में अगर हमारे जेट्स हैं या जो भी एरियल व्हीकल्स होते हैं, तो उससे आप कहाँ कहाँ नज़र रख सकते हैं, कैसे नज़र रख सकते हैं, और किन किन टारगेट को भेज सकते हैं, उसमें क्या क्या अन्य तरह के आप कह सकते हैं बेल्स एंड विसल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि और क्या क्या आप लगवा सकते हैं। तो इन सब की डिमांड रखी गई है। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता इसलिए है कि भारत अब, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। न सिर्फ कि हम जो भी हम बैटरी बना रहे हैं, हम चिप बना रहे हैं, हम मोबाइल बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को, जैसे हम एम कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बने, हम 10 ट्रिलियन इकॉनमी बने, तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है कि आप जो भी बनाएं, मतलब आप घर में बनाएं, आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो वो घर में हो, और आपको इंपोर्ट कम करना पड़े। उसमें भी खास करके रक्षा के क्षेत्र में क्या होता है कि जब तक आप स्वदेशी नहीं है, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप हमेशा ही अमेरिका से, जर्मनी से, तो उससे यूरोफाइटर लेना है कि राफेल लेना है, लॉकहीड मार्टिन से क्या लेना है, इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा ही बाहर से लेना पड़ेगा, और वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उलूल जुलूल दामों में आपको मिलता है, और वो आपकी एक तरह से विवशता है, क्योंकि आप स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो अब भारत में, अब जैसे तेजस है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो भी हथियारों की जानकारी रखते हैं, जो भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वो आपको बताएंगे कि तेजस का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही उन्नत और समृद्ध है। तो तेजस की ही तरह भारत ने न सिर्फ यहीं पे उत्पादन की बात की है और अपने ही प्लेटफॉर्म्स बनाने की व्यवस्था की है, बल्कि इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अपने देश के औद्योगिक घरानों को कि आप जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आइए। और पिछले कुछ वर्षों में 411 वेपन्स और सिस्टम्स को उस पर जो है भारत ने प्रतिबंध लगाया है, ताकि हम बाहर से ना लें, हम स्वदेशी निर्माण ही कर सकें और भारत में ही वो सारी मैन्युफैक्चरिंग हो। और अभी तक जितने मैंने आपको बताया, चाहे FICV हो, जो भी हमारे ड्रोन्स हैं या गन माउंटेड गन सिस्टम्स हैं, सर्विलांस के ड्रोन्स हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, ये सब जो है अगले 5-6 वर्षों में ये सारे तंत्र जो है, ये सारे सिस्टम्स जो है वो इंडिजिनस हो जाएंगे, यानी स्वदेशी हो जाएंगे। और सरकार ने, देखिए कि ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ हवाई या संसद में बोलकर वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं, नहीं। सरकार का जो मिलिट्री कैपिटल एक्विजिशन बजट होता है, उसका 68%
मतलब 84,598 करोड़ वह स्वदेशी हथियारों और स्वदेशी वेपन सिस्टम्स के लिए रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और पिछले कुछ वर्षों से पिछले वाले बजट में भी लगभग 70% बजट जो था मिलिट्री कैपिटल एक्विजिशन बजट, वो स्वदेशी हथियारों और स्वदेशी सिस्टम्स के लिए ही रखा गया था। तो ये सब बताता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और वास्तव में आत्मनिर्भर भारत अगर हम डिफेंस सेक्टर में बोले तो एक जुमला नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार मुझे लगता है सबसे अधिक चिंतित भी है और उसमें सबसे अधिक हम एक तरह से प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। हाल ही में एक और समाचार आपने सुना होगा कि प्रलय मिसाइल जो है 1 साल पहले डीआरडीओ ने पिछले साल के दिसंबर में जो है वो उसका टेस्ट किया था। अब प्रलय मिसाइल सिस्टम जो है उसको इंडक्ट करने जा रही है और चीन के लिए 120 प्रलय मिसाइल सिस्टम के तैनाती के आदेश दे दिए गए। और ये जो है ये पहली बार एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया गया हमारी सीमाओं पर। इसका रेंज लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का रेंज होता है। और यही नहीं, मतलब ये इतना घातक है कि ये बीच राह में, मतलब आपने छोड़ दिया है, ये गाइडेड होते हैं कि यहाँ पर जाकर अटैक करना है, बीच में भी एक सीमा तक ये जाकर अपनी दिशा बदल सकता है और दूसरे तरफ ये जाके वहाँ पे डैमेज कर सकता है। इसके साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है कि आपको जहाँ पे अटैक करना है वहीं पे जाके ये फटेगा। और यही नहीं, इसमें क्या है कि ये जब चलता है तो फिर इंटरसेप्टर मिसाइल जो इसको हवा में ही बर्बाद करने के लिए छोड़े जाते हैं शत्रु की तरफ से, तो उससे भी बचने की इसमें क्षमता है। और बाकी इसमें तरह तरह के बम लगे हैं। अब कोई बम जो है वो अंडरग्राउंड बंकर को तबाह कर सकता है और कोई दूसरा इसमें बम लगा हुआ है रनवे को बर्बाद कर सकता है। अंडरग्राउंड बंकर में जाकर भीतर में धमाका करना और रनवे को इस तरह से बर्बाद करना कि पूरा रनवे, ना ही वहाँ पे कोई टेक ऑफ हो पाएगा और ना ही कोई लैंडिंग हो पाएगी। तो इस तरह की चीज़ें 350 से 700 किलोग्राम तक का हो सकता है। आप उस पर कितना मतलब बम और क्या क्या लगा कर उसको भेज रहे हैं, तो ये सारा डिप्लॉय हुआ है। देखिए चीन है, पाकिस्तान है, ये सब थ्रेट हमेशा ही रहेगा, इसीलिए भविष्य की तैयारी भी जो है वो अत्यावश्यक हो जाती है। और इसी सिलसिले में भारत सरकार ने ये जो इतना बड़ा एक बजट जो है एलोकेट किया है कि नहीं, हमें अब भविष्य को देखते हुए भी तैयारी करनी होगी कि हमें 3 साल बाद ही सही, 5 साल बाद ही सही, ये सिस्टम्स हमारी आर्म फोर्सेज को चाहिए। अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए, मतलब एक तो सेना ने क्या क्या डिमांड किया है वो कभी सुनी गई, कभी नहीं सुनी गई, लेकिन अगर लेना ही है तो हम क्या करते थे कि हमने जो है हेलीकॉप्टर कहीं से मंगवा लिए, हमने जेट फाइटर कहीं से मंगवा लिए, हमने कुछ कहीं से मंगवा लिया, और ये कंप्लीटली विदेशी ही होते थे। ये भी नहीं कि टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग हो जाए कि आप जो सिस्टम्स हमें दे रहे हैं उसकी तकनीक भी दीजिए ताकि हम यहाँ पर जो है उसको और भी अपग्रेड कर सके। नहीं, पहले होता था वो इतना बंद होता था कि उसकी सर्विसिंग हो, उसके पार्ट्स को चेंज करना हो, उसमें कोई सिस्टम लगाना हो, वेपन सिस्टम, वो सारा जो है जिस कंपनी ने बनाया है उसी के हाथ में, वो एकदम एक क्लोज्ड, एक बंद तंत्र हुआ करता था। अब भारत जो है नेगोशिएट करता है इन सारे सामरिक समझौते जितने भी होते हैं, उसमें यह है कि राफेल आ गया तो ऐसा नहीं है कि राफेल अब जैसे आया है उसमें जो जो लगना है वो दसों जो कंपनी है फ्रांस की वही बनाएगी। नहीं, अब है कि उसको भारतीय सेना के साथ या जो भी विशेषज्ञ हैं जो उस पर काम करते हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, और उसमें जो भी अपग्रेडेशन होंगे या जो भी उसको समझने की चीज़ें हैं तो वो आपको साझा करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। पहले होता था, पहले इसलिए भी ये बंद सिस्टम होते थे मिलिट्री में, मतलब इस तरह के समझौतों में किकबैक्स मिलते हैं, लोग करोड़ों रुपये बनाते रहते हैं इसमें, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड का स्कैम आपको याद ही होगा, उसी तरह बोफोर्स का स्कैंडल हो गया, इस तरह के सिस्टम्स में मतलब जो भ्रष्टाचार है वो इस स्तर का था कि ये लोग चीन से नट बोल्ट मंगवाते थे। मैं बहुत ही मतलब एकदम छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि किस स्तर तक जाकर भ्रष्टाचार होता था कि नट बोल्ट जर्मनी से आना चाहिए, लाया गया चीन से और उस पर लिख दिया मेड इन जर्मनी।
इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। बहुत तरह के घोटाले अभी तक होते रहे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो यह सुनिश्चित कर रही है कि दोहरा हमें लाभ मिले। एक तो अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिले। आखिर ऐसा क्या है कि भाई लॉकहीड मार्टिन हो गया या बाकी दसों है, ये सारी कंपनी, यही सारी कंपनी पूरे विश्व में क्यों बेच रही है हथियार? हम क्यों नहीं बना रहे? जब इसमें टेक्नोलॉजी ही लगनी है, जब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हमें पता है, तो हम क्यों नहीं प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें शामिल करें, वो रिसर्च करें इस पे, वो अपना पैसा लगाएं। जैसे कि अन्य देशों में होता है, लॉकहीड मार्टिन है वो अमेरिका द्वारा मतलब सरकार के अंदर नहीं आता है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो उसी तरह से हमें जो है अपने भी राष्ट्र में ऐसी कंपनियां खड़ी करनी होंगी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में न सिर्फ भारत के लोगों को दे वेपन सिस्टम्स या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट भी करे। तो ना तो फिर घोटाले की इसमें घोटाले की तो हमेशा स्कोप बना रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक फॉरेन कंट्री से लेते हैं तो वो ओपैक होता है और सामरिक समझौते हैं दूसरे देश के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में दशकों तक नहीं आती हैं। बहुत वर्षों के बाद पता चलता है कि घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पर कम से कम जब आप एक कम्पिटिटिव टेंडर फ्लोट करेंगे, आप रिक्वायरमेंट्स दे देंगे और आप उसे ओपन करेंगे कि भाई जिसको बनाना है बनाओ, देश में बनेगा और उसमें लगातार मॉनिटरिंग उनकी होती रहेगी अलग अलग समय पर कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं तुमको, हमने एक्विजिशन के लिए ऑर्डर दिया, तुम्हारी प्रगति क्या है, कहाँ तक पहुँची है, ये सब अगर मॉनिटर किया जा सकेगा तो भ्रष्टाचार भी एक हद तक उसमें न्यूनता आएगी, वो कम होगा। और दूसरा है कि आपकी अर्थव्यवस्था को एक तो एक्सपोर्ट होगा, उसके कारण बूस्ट मिलेगा, इंपोर्ट का पैसा बचेगा आपका, जो दुगना तिगुना दाम पे आपको खरीदना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगेगी तो आपको दोहरे तिहरे लाभ जो होंगे भविष्य में होंगे। तो दोस्तों ये 84,000 करोड़ ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत दे के खरीद के और ये सब कर ले, नहीं, ये फ्यूचर को देखते हुए तैयारी की जा रही है कि हमें भविष्य में क्या क्या चाहिए और हमें भारत में ही चाहिए। हम दूसरों से लेकर उनके ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे कि कल को चीन से या पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाए या उस तरह की कोई सिचुएशन बने या झड़प ही हो रही है, या हमें सिर्फ यही दिखाना है कि तुम अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हो तो हम भी अपनी क्षमताओं में विकास करेंगे। तो ये जो होता है ना स्टेयरिंग गेम एक तरह से सीमाओं पर जो चलता है, क्योंकि कन्वेंशनल युद्ध जो है वो अभी नहीं हो रहा है, फिर भी हम सुनते रहते हैं कि उस सीमा पर ये हो गया, वहाँ हमारे सैनिक घायल हो गए, वहाँ पे जो है दोनों तरफ में लड़ाई झगड़ा हो गया, उनके कुछ सैनिक जो है मारे गए, हमारे कुछ सैनिक बलिदान हो गए। तो ये सब जो है ये धीरे धीरे हमें ऐसी एबिलिटीज़ बनानी होंगी कि सामने वाला यह सोचे कि नहीं, इनके पास भी उस तरह की एबिलिटीज़ है कि हमारा सामना कर सकते हैं, और हमें कोई तीसरा राष्ट्र एक्सप्लॉइट ना करे अपने हथियार बेचने के लिए, जो अमेरिका करता रहा है। उसे भारत पाकिस्तान हमेशा चाहिए कि ये उलझा रहे ये दोनों देश, इसलिए वो उनको जो है अपने F-16 भी बेच रहा है, बोल रहा है कि हम एंटी टेरर के लिए यूज कर रहे हैं, और वो उसका यूज हो रहा है कि जो है LOC को क्रॉस करके मारने के लिए, या जो अभिनंदन वाला हुआ था जिसमें हमारे मिग ने उसको मार गिराया था उनके F-16 को। ये पूरे दुनिया को पता है, एस जयशंकर ने भी बताया कि हमको भी पता है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पाकिस्तान को F-16 दे रहे हो, वो उसका क्या प्रयोग कर रहा है। तो जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तब हमें कोई दूसरा देश आर्म ट्विस्ट नहीं करेगा कि तुम यहाँ पे थोड़ा सा कोताही बरत लो, तुम यहाँ पे ये मत करो, हम तुम्हें जो है फलाने डील दिलवा देंगे, हम तुम्हें अपना वेपन सिस्टम बेच लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। क्या आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमें बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, और सब्सक्रिप्शन के साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।